नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम कृषि दर्शन में आपके लिए एक खास चर्चा लेकर आए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास इतनी सारी हरियाली है और इससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आज मैं स्टूडियो के बाहर कहीं हूँ। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। आज हम आए हुए हैं एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए जिन्होंने अपने विषय से हटकर अपनी रुचि में इतने सारे रंग भरे कि उनके घर की छत हरे रंग से गुलजार हो गई। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर SK मल्होत्रा जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी रुचि को इस तरीके से बिखेरा कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार 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 नमस्कार। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसा पहली चर्चा में मुझसे बताया कि आप गणित विषय के प्रोफेसर हैं जी, लेकिन आपने बागवानी में कैसे अपनी रुचि बनाई और अपनी घर की छत को इतना खूबसूरत कैसे बना लिया? जी, मैं गणित विषय का प्राध्यापक हूँ, लेकिन मेरी जो रुचि थी वो शुरू से ही प्रकृति के साथ रही है। मैं प्रकृति के साथ रहना पसंद करता हूँ, प्रकृति के साथ जीना पसंद करता हूँ और उसी रुचि को ध्यान में रखते हुए जब मैंने ये मकान को कंस्ट्रक्ट कराया तब मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपने इस मकान की छत पर अपना एक किचन गार्डन या एक किचन गार्डन तैयार करें। तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए मैंने हमारे मित्र हैं डॉक्टर कृपाल वर्मा जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सांची यूनिवर्सिटी में, उनसे डिस्कस किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा किस तरीके से टेक्निकल सपोर्ट लेकर के कैसे कैसे हमें इसको करना है प्रारंभ से लेकर अंत तक, और हमने ये किचन गार्डन तैयार कर दिया। जी, तो आपका किचन गार्डन देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियाँ आपने लगाई हैं या कौन कौन से फसलें आपने यहाँ पर लगाई? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो इस सीज़न की जो फसल है, जैसे हम शुरुआत करें बरबटी से, तो हमारे अलग अलग ग्रो बैग्स हैं, अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग्स हैं। जैसे 3x6x1 का ग्रो बैग्स है, 2x4x1 का ग्रो बैग्स है, 1x1 का ग्रो बैग्स है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रो बैग्स में हमने अलग अलग सब्जियां बोई हैं। जैसे हम शुरुआत करें तो देखें बरबटी, इस सीज़न की जो फसल है बरबटी, वो हमने बोई हुई है। हमने धनिया बोया हुआ है, हमने मेथी लगाई हुई है, हमने बैगन है, मिर्ची है, गिलकी है, लौकी है, टमाटर है। इसके बाद हमने जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उन मेडिसिनल प्लांट को भी हमने बोया हुआ है। हमने आमा हल्दी के प्रकार हैं, बहुत सारी हल्दी लगी हुई हैं, ककोरा है हमारे पास। इसके बाद हमने भिंडी लगाई हुई है और ग्वारफली भी है। इस प्रकार से जितनी इस सीज़न की सब्जियां हो सकती हैं वो सारी सब्जियां हमने इस किचन गार्डन में लगा रखी हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी सब्जियों के नाम हमने यहाँ पे जाने और कुछ तो ऐसी मौसमी सब्जियां हैं जो सिर्फ बारिश के मौसम में ही हमें खाने के लिए मिलती है, जैसे कि आपने ककोड़े का जिक्र किया। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अगर वो भी अपनी छत को इस तरीके से सजाना चाहें या वो भी ऑर्गेनिक किचन गार्डन रखना चाहते हैं तो ये बीज वगैरह कहाँ से प्राप्त करें, इनके बारे में कुछ बताएं। जी, ये बहुत आसान है, बीज मार्केट में उपलब्ध है और ये अपने जितने भी जैविक जो दुकान है जिन पे अपने ये बीज उपलब्ध होते हैं वहाँ से हम बीज प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो है कृपाल वर्मा जी से संपर्क किया था, उनसे कहा था कि ऑर्गेनिक बीज हमें चाहिए जिससे कि हम ऑर्गेनिक फसल प्राप्त कर सकें। तो ऑर्गेनिक फसल प्राप्त करने के लिए हम उनके द्वारा हमने बीज प्राप्त किया और ये किचन गार्डन पूरा तैयार किया। सर, आपने यहाँ बताया कि आपने जो है मार्केट से ऑर्गेनिक जो दुकानें होती हैं वहाँ से आपने जो है ये बीज प्राप्त किए। कितना समय दे देते हैं आप दिन भर में फसलों को? जी, मेरी शुरुआत जो होती है सुबह में जब चाय वाय पीने के बाद सबसे पहले मैं अपने किचन गार्डन में आता हूँ, यहाँ पौधों को देखता हूँ किसकी क्या स्थिति है, किसको पानी की आवश्यकता है, कहाँ खरपतवार उग रहा है वहाँ वो खरपतवार निकालता हूँ, जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ पानी देता हूँ, देखता हूँ कहाँ कीड़ा लग रहा है तो वहाँ हमारे पास जो हमारे कृपाल वर्मा जी हमें बताया हुआ है कि ये आपको स्प्रे करना है, जब कीड़ा लगना है तो वहाँ मैं स्प्रे कर देता हूँ। इस प्रकार से पूरी फसल का एक बार मुआयना करता हूँ और मुआयना करने के बाद जब मैं कॉलेज जाने के बाद शाम को फिर लौटता हूँ तो शाम को एक बार पुनः मैं अपने किचन गार्डन में आता हूँ और फिर सारी स्थितियाँ देखता हूँ कि कहाँ फूल लग रहा है, कहाँ कीड़े लग रहे हैं। पूरी मॉनिटरिंग मैं सुबह शाम में दोनों टाइम करता हूँ। देखा दर्शकों, आपने आपके अंदर की रुचि, आपकी हॉबी या फिर यूँ कहें कि आपकी एक दीवानगी होती है जिसमें आप अपने रंग भरते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पे किया कि वो अपने काम के बाद जो भी समय बचता है वो सब कुछ यहाँ पर समर्पित कर देते हैं। तभी उनकी जो फसल है आप देख रहे होंगे मेरे आसपास इतनी खूबसूरत, मुझे यहाँ पे पालक दिखाई दे रही है, गिलकी है, लौकी की जो है यहाँ पे बेल दिखाई दे रही है, धनिया पत्ती भी यहाँ पर है। तो आइए कुछ और पूछते हैं उनसे और जानते हैं कि कैसे उन्हें ये प्रेरणा मिली और इसमें उनके परिवार वालों का कितना योगदान उनके साथ है।
तो डॉक्टर साहब, आपके परिवार में सिर्फ आप ही को बागवानी पसंद है या परिवार के अन्य सदस्य भी आपकी मदद नहीं, बिल्कुल मेरा पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है, पूरे परिवार को इसमें रुचि है। मेरी पत्नी को भी बहुत इंटरेस्ट है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, सभी का सहयोग रहता है और सभी ने मिलकर इसको लगाया हुआ है और सभी समय समय पर हमें सहयोग करते रहते हैं और सभी के सहयोग से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। जी, कितनी खुशी मिलती है जब आप अपने किचन गार्डन से सब्जियां ले जाकर अपने रसोई घर में उसे पकाते हैं। उस खुशी की आप बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप स्वयं व्यक्ति कृषि को बोता है या स्वयं अपन फसल लगाता है और जब उसकी फसल को काटता है तो जो खुशी आती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक अलग प्रकार का सुकून, अलग प्रकार की मानसिक शांति को देता है। इससे बहुत खुशी मिलती है और मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आजकल कोरोना काल को देखते हुए, कोविड समय को देखते हुए, हर व्यक्ति जिसके पास भी टेरेस है या जिसके पास किचन गार्डन है या जिसके पास छत है ऊपर, उस छत में ऐसी जो सब्जियां जो सीजनेबल वेजिटेबल हैं वो छोटे छोटे ग्रो बैग्स में लगाए तो उससे ऑर्गेनिक आपको प्राप्त होगा, ऑर्गेनिक आपको फसल मिलेगी, ऑर्गेनिक आपको सब्जियां मिलेंगी। और ऑर्गेनिक सब्जियां आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी आप विचार करिए कि कोविड के टाइम पर हम लोगों को कितनी परेशानियाँ आई, ऑक्सीजन की किल्लत रही, हमें सब्जियाँ जो खाने को मिल रही है मार्केट में, उन सब्जियों में कितना कीटनाशक है, नाले का पानी है, तो ये सब चीज़ों से उनमें कोई स्वाद नहीं है, कोई न्यूट्रिशंस नहीं है। तो यदि हम अपने घर पर अपने ग्रो बैग में सब्जियों को बोएं, उसमें अपन प्योर हमारा जो हमने जिसमें जो खाद यूज किया हुआ है वो वर्मी कंपोस्ट खाद है, किसी प्रकार का कोई भी केमिकल किसी भी पेड़ में हमने नहीं दिया है, पौधे में नहीं दिया है। तो इससे पैदा होने वाली जो सब्जियां हैं वो हमारे शरीर के लिए हमें मानसिक शांति भी देती हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक करती हैं। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने घरों में निश्चित ही किचन गार्डन का उपयोग करें और शुद्ध और ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करें जो आपके सेहत के लिए बहुत लाभकारी और बहुत ही फायदेमंद होंगी। जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे हमें डॉक्टर साहब से मिल रही है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि जब आपको समय मिलता है तब यहाँ पे आप खरपतवार भी निकालते हैं, तो कोई इसके लिए कोई अलग से कोई कीटनाशक या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल तो आप नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने ये स्टार्टिंग में ही शुरू में ये तय कर लिया था कि हम जो अपने किचन गार्डन में जितनी भी सब्जियां लगाएंगे उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। हम जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नेचर से प्राप्त हुई चीज़ें हैं, जैसे नीम का तेल होता है, तो नीम के तेल सस्पेंडेड नीम तेल है, उस नीम तेल का जहाँ भी कीड़े लग जाते हैं उसमें उसका स्प्रे करते हैं जिससे कि फसलों को नुकसान ना हो और हमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हमें सब्जियाँ प्राप्त हो सकें। जी, और जैसे कि यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ हमने देखी, तो डॉक्टर साहब एक और प्रश्न बाहर आ रहा है, इस बात से हमारे दर्शक भी जानने के लिए उत्सुक होंगे। जैसे कि मान लीजिए पालक का ग्रो बैग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो इसमें कितना इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और हमारे दर्शक अगर ये ग्रो बैग लेना चाहें तो कितनी लंबाई चौड़ाई का ग्रो बैग लेकर ये सब्जियां लगा सकते हैं? ग्रो बैग की साइज अलग अलग साइज में ग्रो बैग मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे मेरे यहाँ आप देख रहे हैं तो ये 3 बाई 6 बाई 1 का है, ये 3 फीट चौड़ा है, 6 फीट लंबा और 1 फीट इसकी ऊंचाई है। तो 3 बाई 6 बाई 1 में इसको विधिवत क्रम से इसको तैयार किया हुआ है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर कृपाल वर्मा जी के द्वारा। इसमें उन्होंने सबसे पहले इसमें जो एक लेयर बनी हुई है, जो नारियल पानी होता है उस नारियल पानी का यूज किया हुआ है, एक लेयर उसके नीचे बनी हुई है। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर डाली हुई है, इसके बाद इसमें मिट्टी डाली हुई है और उसके बाद फिर मिट्टी डाल करके फिर इसमें फसल को बोया गया है और फसल ये प्राप्त की गई है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही एक और ख़ास बात दर्शकों आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं और इसके पीछे का क्या राज है ये भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ग्रो बैग देखे, सभी पर अलग अलग नदियों के नाम लिखे हैं, किसी पर गंगा तो किसी पर बेतवा, किसी पर कावेरी। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है। डॉक्टर साहब, आपने ये अलग अलग जो ये यहाँ पर कटआउट्स लगाए हुए हैं नदियों के नाम के, इसके पीछे क्या खास बात है? ऐसा तो नहीं है कि नदियों के नाम लगा देने से फसल जल्दी तेज नहीं, ऐसा ये रीज़न नहीं है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि नदियाँ जो हमारी हैं ये जीवनदायिनी हैं। हमारी कृषि जो डिपेंड है, जो निर्भर है पूरे देश की, वो हमारी नदियों के ऊपर है। तो नदियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है आज के समय में। तो नदियों के संरक्षण, नदियों का महत्व हम पहचानें, इसलिए इनको हमने सारे ग्रो बैग्स में नदियों के नाम दे रखे हैं। इनकी उपयोगिता जानें, इनका संरक्षण कैसे करें, इनको हम पहचानें कि हमारे देश की ये नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी का कार्य करती हैं। केवल इसी उद्देश्य से हमने सभी ग्रो बैग में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर बहने वाली सभी नदियों के नाम इसमें लगा रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए। और दर्शकों, आज आपने देखा कि छत पर किस प्रकार से न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही कम जगह में इतने अच्छे तरीके से प्रबंधन करके इस तरीके की फसल लगाई गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप भी इस बात से प्रेरित हो गए होंगे और कितना कुछ समाहित था इस
एक व्यक्ति की शख्सियत में, जहां पर इन्होंने अपनी रुचि को बहुत कुछ खास कर दिया। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, अब हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर संगीता मल्होत्रा जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें कितना कुछ शौक है। और आपको मैं बता दूं कि जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, यानी कि डॉक्टर SK मल्होत्रा जी की धर्मपत्नी है संगीता जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें कितना कुछ शौक है और वो कितनी मदद कर पाती हैं डॉक्टर साहब की। मैडम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं, आपको कैसे रुचि जागी, या आप भी उन्हीं की तरह पहले से बागवानी में रुचि रखती थी? एक्चुअली हुआ क्या, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन है, घर में कोई सब्जियां अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं और इतना परेशानी हो रही है, कोई घरों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, मतलब किसी भी तरह से कोई चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। तो हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आई कि सर ने भी बोला कि क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें जिससे कि घर में ही सब्जियां उगाई जा सकें और हमें फ्रेश वेजिटेबल मिल पाएँ और फ्रूट्स मिल पाएँ। तो ये सब सोच के दिमाग में आया कि क्यों ना छत पे ही कुछ ऐसा नया किया जाए कि जिससे कि हमें फ्रेश वेजिटेबल मिले। तो ये सब आइडिया हमको तब आया और तो उसी समय हम लोगों ने प्लानिंग किया। जब हमारा घर भी बन रहा था तो उस समय हम लोगों ने कहा नहीं, हमारे पास छत है तो उसका यूज़ हम ज़रूर करेंगे। तो ये सब सोच के दिमाग में आइडिया आया और बस शुरुआत हो गई। चलिए, तो एक बहुत अच्छी बात है कि सीधा एक किचन गार्डन आपको मिल गया और लॉकडाउन को आप थैंक यू कहती होंगी, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो ये आइडिया शायद ही आपके दिमाग में आता। yes. तो आपने यहाँ कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई हैं और आप कितना समय दे पाती हैं? क्योंकि घर के कामकाज के बीच में इतना सब समय छत पर आके देना एक गृहिणी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कितना समय देती हैं? डॉक्टर साहब तो फुल समय देते हैं अपना। जी, अमूमन होता क्या है कि जब घर के कामों से जब फ्री हो जाते हैं तो किचन गार्डन की तरफ ऊपर आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या, हमें भी बड़ा सुकून मिलता है। जब सुबह मॉर्निंग में जब हम यहाँ आते हैं थोड़ा सा योगा करना, तो दिल को इतना सुकून मिलता है ग्रीन वेजिटेबल देख के और सारी ये ग्रीनरी देख के, आँखों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है और हमने इसकी शुरुआत भी ऐसे की है कि कुछ थोड़ी सारी सब्जियां लगाई, क्योंकि बच्चे अमूमन क्या होता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि हाँ हमें ना कुछ करना है, तो वो सब चीज़ों को सोच के ये सारी वेजिटेबल्स लगाई हम लोगों ने। इसमें पाला, गिलकी, मेथी, लाल भाजी जो कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने उसको 2 बार यूज़ भी किया हुआ है। तो बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलता है इन सब चीज़ों से। तो
सेहत पे भी उसका अच्छा असर पड़ता है। कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है इन सभी सब्जियों में जो आपकी पसंदीदा है और आपने उसका इंतज़ार किया कि हाँ ये फसल जल्दी लग जाए इसके बाद जो है मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी? देखिए, मुझे तो भिंडी एक्चुअली बहुत पसंद है तो मैंने वो भिंडी लगाई हुई है, और लाल भाजी भी बहुत अच्छी लगती है। अभी 2 बार हम लोग लाल भाजी का यूज़ कर चुके हैं। ये एक्चुअली क्या अभी स्टेबल किए हुए 1 महीना ही हुआ है। अच्छा। तो अभी थोड़ा थोड़ा आने, मतलब जैसे टमाटर अभी आ ही रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और भी सब्जियां आ रही हैं। तो अब आगे आने वाले समय में हम और भी इन सब्जियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अभी जो हैं वो देखिए आपके सामने हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ये सब मैं पूरा क्रेडिट डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा जी को देती हूँ, सर को, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में शायद ही संभव होता है ये कार्यक्रम। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग किए तो लग ही नहीं रहा था कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम कर पाएंगे। तो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने ये काम किया, और सर का, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है उनको। वो तो सुबह और शाम दोनों टाइम पूरा टाइम इसी को देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी कोई खास बात या ऐसी कोई सब्जी या ऐसा कोई मेडिसिनल प्लांट जो आपके किचन गार्डन में सबसे डेलिकेट हो और सबसे ख़ास हो, जिसकी तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो? एक्चुअली क्या है, अभी जैसे हल्दी, मतलब हम कह सकते हैं हल्दी अमूमन सभी सब्जियों में, सभी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो मतलब सर ने बोला कि ये लगाएं, तो हम लोगों को भी लगा कि हाँ वो एक मेडिसिन प्लांट भी है और हाँ मसाला भी है। वो अमूमन घरों में इस्तेमाल होता ही है, सभी घरों में इस्तेमाल होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों की बात हमने की, औषधीय पौधों की बात हमने की। संगीता जी से बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और एक प्रेरणा भी मिली कि अगर आपकी रुचि नहीं भी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप अपने किचन गार्डन में ही अगर इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लगाएंगे तो रुचि अपने आप आ जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयारी कर रहे होंगे किचन गार्डन बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपका हमारे साथ कार्यक्रम में आने का। और अब कार्यक्रम में समय हो गया है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। गोबर धन योजना में 9,500 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य, कपास में फसल सुरक्षा, धान में खरपतवार नियंत्रण, सोयाबीन में पीला मोज़ेक रोग के उपाय और नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख नदी योजना। खबरें विस्तार से। गोबर धन योजना में 9,500 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य। प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 200 से अधिक छात्रों का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 2,549 स्कूलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2021-2022 में 9,500 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार सामुदायिक, सामूहिक एवं व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कपास में फसल सुरक्षा। कपास की फसल में रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स, हापरलीफ, सफेद मक्खी आदि नियंत्रण हेतु नीम आधारित कीटनाशक 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें अथवा डाइनोफ्यूरॉन 20%, एसजी 60 ग्राम प्रति एकड़ अथवा फ्लोनिकेमिड 50%, डब्ल्यूजी 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। वहीं कपास में लीफ कर्ल रोग से बचाव हेतु सफेद मक्खी का नियंत्रण करें। सफेद मक्खी नियंत्रण हेतु थायोमेथॉक्सम 25 डब्ल्यूजी 40 ग्राम दवा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल 60 मिलीलीटर दवा 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। और यदि कपास मुरझाने लगे, विल्ट रोग हो तो नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम साथ में 100 ग्राम यूरिया की मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर अथवा कोबाल्ट क्लोराइड 10 मिलीग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान में खरपतवार नियंत्रण। धान की फसल में सक्रिय एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगने से पूर्व नियंत्रण हेतु पायराजो सल्फ्यूरॉन, इथाइल 10% डब्ल्यूपी 80 ग्राम या प्रेटिला क्लोर 50% ईसी 500 मिलीलीटर या प्रेटिला क्लोर, इसके साथ पायरोजो सल्फ्यूरॉन, इथाइल 30.75% डब्ल्यूजी 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से रोपाई के 3 दिन बाद 150 लीटर पानी के साथ प्रयोग करें।
इसके अलावा यदि धान की फसल में केवल सकरी पत्ती के खरपतवारों जैसे सवई घास, जंगली कोदो, दूब घास, मकड़ी के नियंत्रण के लिए फिनोक्सोप्रॉप पी इथाइल 9% ईसी 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पर्याप्त नमी की उपस्थिति में प्रयोग करना चाहिए। और यदि धान की फसल में केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो तो नियंत्रण के लिए बेंटाजोन 48% एसएल 800 मिलीलीटर या मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल के साथ क्लोरीम्यूरॉन इथाइल 20% WP 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से रोपा लगाने के 20 से 25 दिन के बाद 150 लीटर पानी के साथ प्रयोग करें। सोयाबीन में पीला मोज़ेक रोग के उपाय। प्रदेश की खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन में इस समय कहीं कहीं पीला मोज़ेक रोग देखा जा रहा है, जिसके कारण फसल पीली पड़ रही है और कहीं कहीं सोयाबीन में अफलन की स्थिति भी है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि सोयाबीन, मूंग, उड़द में सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाने वाला पीला मोज़ेक रोग नियंत्रण के लिए रोग ग्रसित पौधों को खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। वह सफेद मक्खियों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल का 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने को कहा है। नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख नदी योजना। यह योजना भारत सरकार के 90% तथा राज्य सरकार के 10% सहयोग से चलाई जा रही है। देश की बड़ी नदियों पर विद्युत और सिंचाई के उद्देश्य से बहुउद्देशीय सिंचाई बांध निर्मित किए गए हैं। इनमें मिट्टी के कटाव और रेत से बहकर आने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार सिंचाई जलाशयों में भी समान प्रकार के अवरोध आते हैं। नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख परियोजना के अंतर्गत बड़े सिंचाई स्रोतों में बहकर आने वाली मिट्टी और सिल्ट को रोककर उनकी जल धारण क्षमता को बढ़ाने संबंधी निर्माण कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही जल ग्रहण क्षेत्रों की कृषि एवं अकृषि भूमि को उपचारित कर उसकी उत्पादकता बढ़ाने संबंधी कार्य इसी योजना में किए जाते हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के 10 जिलों के 5 जलग्रहण क्षेत्रों माताटीला, चंबल, तवा, माही तथा सोन में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।